Hi everyone, I am Shivani. Welcome to the concluding video of Molecular Biology unit. In this session, we will discuss three important topics: gene regulation, mechanism of DNA damage and repair, and the overview of the Human Genome Project. Let's start with gene regulation. Gene regulation occur in prokaryotes as well as in the eukaryotes. तो जीन रेगुलेशन हमें प्रोकैरियोट्स में भी देखने को मिलती है और यूकैरियोट्स में भी होती है। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट जीन रेगुलेशन होती है एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल। जब इनिशिएशन स्टेप होता है ट्रांसक्रिप्शन में, तब से ही हमें जीन रेगुलेशन देखने को मिलती है। सेकेंड हम बात करते हैं इन केस ऑफ यूकैरियोट, ये हमें देखने को मिलती है ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे भी देखने को मिलती है एंड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे भी हमें जीन रेगुलेशन देखने को मिलती है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल का मतलब है जब आरएनए प्रोसेसिंग हो रही होती है, जीन स्प्लाइसिंग होती है, तब भी हमें देखने को मिलती है। ट्रांसपोर्ट लेवल पे भी देखने को मिलती है, जब न्यूक्लियस से साइटोसोल में एमआरएनए ट्रांसपोर्ट होता है तब भी हमें देखने को मिलती है। एंड एट द ट्रांसलेशन लेवल, और जब ट्रांसलेशन होती है तब भी हमें देखने को मिलती है। तो इस तरह से यूकैरियोट्स में एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल एंड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल हमें जीन रेगुलेशन देखने को मिलती है। जीन रेगुलेशन हमारे सिलेबस में प्रोकैरियोट्स के केस में होती है, तो इसे ही हम डिस्कस करेंगे। जीन रेगुलेशन प्रोकैरियोट्स में जो होती है उसमें ऑपेरोन मॉडल को हम डिस्कस करेंगे, और ऑपेरोन मॉडल दिया है जैकोव एंड मोनाल्ड ने। सबसे पहले हम बात करते हैं जीन की। तो जीन दो तरह के होते हैं। फर्स्ट इज द कंस्टिट्यूटिव जीन, जिसे नॉन रेगुलेटरी या हाउस कीपिंग जीन कहा जाता है। ये जो कंस्टिट्यूटिव जीन होते हैं ये ऑलवेज एक्सप्रेस होते हैं इनसाइड द सेल। तो सेल के अंदर जो हैं ये ऑटोमेटिकली खुद को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ द जीन आर ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर द सेल। क्योंकि सेल को वो जो प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है जीन के एक्सप्रेशन से, वो हमेशा ही ज़रूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल जो जीन ऑफ ग्लाइकोलिसिस होती है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस का मतलब है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना और उससे एनर्जी मिलना, तो सेल को हमेशा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इसलिए ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो ऑलवेज एक्सप्रेस होता है, सेल में ही ये प्रोसेस चली रहती है। इसलिए यहाँ पर जो जीन्स एक्सप्रेस होते हैं वो कंस्टिट्यूटिव जीन होते हैं, जो हमेशा ही एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। मतलब अगर आप कुछ काम भी नहीं कर रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, तब भी ग्लूकोज जो है वो ब्रेकडाउन आपकी बॉडी में देखने को मिलता है। तो कंस्टिट्यूटिव जीन जो है वो अपने आप को ऑलवेज एक्सप्रेस करते हैं। सेकेंड हम बात करते हैं नॉन कंस्टिट्यूटिव जीन की। ये रेगुलेटरी जीन्स होते हैं या इन्हें हम लग्जरी जीन कहते हैं। जीन्स हुज एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड रेगुलेशन, तो इन जीन के एक्सप्रेशन के लिए रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो इन्हें कहा जाता है रेगुलेटरी जीन्स। तो ये जो जीन रेगुलेटरी जीन्स होती हैं इन्हें हम बेसिकली आज डिस्कस करेंगे। जीन रेगुलेशन के लिए जो मॉडल है दैट इज़ द ऑपेरोन मॉडल। जैकोव एंड मोनाल्ड ने इसे दिया है। इस तरह से हमारे पास डीएनए प्रेजेंट होता है और डीएनए में ये जीन्स प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम इस तरह से आरजी से डिनोट करते हैं। ये एक्सप्रेशन स्मॉल आई से इसे डिनोट किया जाता है। तो ये जो आरजी होता है इसे कहा जाता है रेगुलेटरी जीन। देन इसके बाद प्रमोटर रीजन देखने को मिलता है। इस तरह से ये प्रमोटर रीजन है। इसी प्रमोटर रीजन पे प्रेजेंट होता है ऑपरेटर, और ऑपरेटर को हम ओ से डिनोट करते हैं। देन इसके बाद होती है स्ट्रक्चर जीन, जिनको हम एस जी से डिनोट करेंगे। तो ये होती हैं स्ट्रक्चर जीन। ये हमें जीन जो है वो देखने को मिलती हैं डीएनए में। तो ये जीन जो है एक्सप्रेशन जो है वो शो करती है। तो ये जो स्ट्रक्चर जीन होती हैं इनमें हमें एक्सप्रेशन जो है वो देखने को मिलता है। यूनिट ऑफ जीन एक्सप्रेशन ये शो करती हैं। ये हम डिस्कस करेंगे ई कोलाई के केस में। मोस्टली जो प्रेजेंट होती हैं यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में, हमें दोनों में देखने को मिलती हैं, बट मोस्टली प्रेजेंट होती हैं प्रोकैरियोट्स में, रेयरली हमें यूकैरियोट्स में देखने को मिलती हैं। तो स्ट्रक्चर कंपोनेंट जो ऑपेरोन के होते हैं दैट इज आरजी रेगुलेटरी जीन होती हैं। प्रमोटर होता है, ओ से हम ऑपरेटर को डिनोट करेंगे एंड एस जी जो है वो स्ट्रक्चर जीन को डिनोट करेंगे। ये ऑपेरोन मॉडल भी दो तरह से हमें देखने को मिलता है। ऑपेरोन मॉडल कंसिस्ट ऑफ टू ऑपेरोन। फर्स्ट इज द इंड्यूसिबल ऑपेरोन। इंड्यूसिबल ऑपेरोन जो होता है इसमें ये जीन जो है, ये स्ट्रक्चर जीन जो है वो खुद को एक्सप्रेस नहीं करती हैं। मतलब कि जो जीन्स हैं डीएनए पे जीन है वो खुद को एक्सप्रेस नहीं करती हैं, स्विच ऑफ होती हैं। तो जीन स्विच ऑफ होती हैं, बट जैसे ही इंड्यूसर आकर यहाँ ऑपरेटर के साथ जुड़ता है तभी ये जीन जो है वो अपने एक्सप्रेशन को शो करती हैं। तो जीन स्विच ऑफ होंगी पहले, बट जैसे ही इंड्यूसर आके जुड़ेगा मेक देम ऑन, तो उसकी वजह से वो ऑन हो जाती हैं और अपने एक्सप्रेशन को शो करती हैं।
सेकंड हम बात करते हैं रिप्रेसर ऑपेरोन की। जो रिप्रेसिबल ऑपेरोन होता है इसमें जीन पहले ऑन होती हैं, तो ये जीन जो है वो अपने एक्सप्रेशन को पहले शो कर रही होती हैं, लेकिन जैसे ही रिप्रेसिबल या रिप्रेसर यहाँ ऑपरेटर के पास जुड़ता है इसे ये ऑफ कर देता है और ये जीन अपने एक्सप्रेशन को शो नहीं करती हैं। तो बेसिकली इतना हमें याद होना चाहिए कि इंड्यूसर का जो ऑपेरोन होता है पहले ये ऑफ होता है, जैसे ही इंड्यूसर आकर ऑपरेटर से जुड़ता है ये इसको ऑन कर देता है और जीन अपने एक्सप्रेशन को शो करती हैं। लेकिन जो रिप्रेसिबल ऑपेरोन होता है ये पहले ऑन होता है, पहले इसमें जीन अपने एक्सप्रेशन को शो कर रही होती हैं, लेकिन जैसे ही रिप्रेसर जो है वो ऑपरेटर के साथ जुड़ता है इसको ये ऑफ कर देता है और यहाँ पे ये अपना एक्सप्रेशन जो है वो शो नहीं करती हैं। इतना अगर हमें पता है तो हम आगे का डिस्कस करते हैं। फर्स्टली हम बात करते हैं आरजी, जिसे हम रेगुलेटरी जीन कहते हैं और स्मॉल आई से हम इसे डिनोट करते हैं। ये जो आरजी होता है इसकी जो लोकेशन है अपस्ट्रीम टू द प्रमोटर, तो प्रमोटर से पहले हमें ये देखने को मिलता है। अपस्ट्रीम टू द प्रमोटर ये होता है और इसका काम क्या होता है, तो इस रेगुलेटरी जीन का काम होता है सिंथेसाइज करना, रेगुलेटरी प्रोटीन को ये सिंथेसाइज करती हैं। तो रेगुलेटरी जीन का काम होता है रेगुलेटरी प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, और रेगुलेटरी प्रोटीन दो तरह की होती हैं, एक्टिवेटर होता है एंड सेकंड इज द रिप्रेसर होता है। तो ये एक्टिवेटर और रिप्रेसर जो होते हैं वो रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं जिनको सिंथेसाइज किया जाता है इस आई से, रेगुलेटरी जीन से। तो रेगुलेटरी जीन फॉर्म करती हैं या सिंथेसाइज करती हैं एक्टिवेटर एंड रिप्रेसर को। एक्टिवेटर जो होता है वो पॉजिटिव रेगुलेशन शो करता है एंड रिप्रेसर जो होता है वो नेगेटिव रेगुलेशन शो करता है। फर्स्ट हमने पढ़ा कि एक्टिवेटर जो है वो पॉजिटिव रेगुलेशन शो करेगा, रिप्रेसर जो है वो नेगेटिव रेगुलेशन शो करेगा, और ये दोनों ही एक्टिवेटर जो होती है वो जाकर जुड़ता है प्रमोटर रीजन पे। एक हम ये याद रखेंगे कि एक्टिवेटर बाइंड करता है प्रमोटर के साथ और जो रिप्रेसर होता है ये बाइंड करता है ऑपरेटर के साथ। तो इस तरह से ये एक्टिवेटर और रिप्रेसर हमें देखने को मिलते हैं। ये रेगुलेटरी प्रोटीन होती हैं और ये सिंथेसाइज होती हैं इन रेगुलेटरी जीन से। तो इस आई से हमें जो सिंथेसाइज होता है दैट इज एक्टिवेटर एंड रिप्रेसर, इतना हमें पता लग गया। और जो एक्टिवेटर होता है वो प्रमोटर रीजन पे बाइंड करता है और जो रिप्रेसर होता है वो ऑपरेटर रीजन पे बाइंड करता है, और एक्टिवेटर पॉजिटिव रेगुलेशन शो करता है एंड रिप्रेसर जो है वो नेगेटिव रेगुलेशन शो करता है। जैसे ही ये रिप्रेसर जो है ऑपरेटर के साथ बाइंड करता है तो इसको ये टर्न ऑफ कर देता है और जीन जो है वो स्विच ऑफ हो जाती हैं। रिप्रेसर नेगेटिव रेगुलेशन शो करता है, जैसे ही रिप्रेसर इस ऑपरेटर पे बाइंड करता है ये टर्न ऑफ हो जाता है, जीन्स जो होती हैं वो स्विच ऑफ हो जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो बाइंड करता है इस प्रमोटर रीजन पे। तो आरएनए पॉलीमरेज जो बाइंड करता है इस प्रमोटर रीजन पे, लेकिन अगर यहाँ पर प्रमोटर रीजन का ही पार्ट होता है ऑपरेटर, और इस ऑपरेटर पे अगर रिप्रेसर बाइंड हो गया है तो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड नहीं हो पाएगा और ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है वो रुक जाती है। तो ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगी, जीन स्विच ऑफ हो जाएगी और ये टर्न ऑफ यहाँ से हो जाएगा। तो इस तरह से हम याद रखेंगे, जैसे ही रिप्रेसर बाइंड करता है ऑपरेटर से जीन स्विच ऑफ हो जाती हैं और ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है वो ऑफ हो जाती है। इसका रीज़न ये है आरएनए पॉलीमरेज विल नॉट बी एबल टू बाइंड विद प्रोमोटर। तो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ प्रमोटर से बाइंड नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से यहाँ ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस जो है वो रुक जाती है। नेक्स्ट हम प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर अपस्ट्रीम टू ऑपरेटर होता है। इस तरह से डीएनए में जीन प्रेजेंट होता है। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर हमें रेगुलेटरी जीन देखने को मिलता है, देन उसके बाद प्रमोटर प्रेजेंट होता है, प्रमोटर के बाद हमें ऑपरेटर देखने को मिलता है। तो ऑपरेटर से अपस्ट्रीम हमें देखने को मिलता है प्रमोटर, तो अपस्ट्रीम टू द ऑपरेटर होता है प्रमोटर, और प्रमोटर जो होता है यहाँ पर बाइंडिंग साइट ये होता है इस प्रमोटर रीजन पे एक्टिवेटर बाइंड करता है और दूसरा इस प्रमोटर रीजन पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। इतना अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये बात हुई प्रमोटर की। इसी तरह से ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो ऑपरेटर प्रेजेंट होता है विद इन द प्रमोटर। तो ये जो प्रमोटर का ही रीजन होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये प्रमोटर का ही रीजन होता है, इसी के अंदर ऑपरेटर रीजन भी होता है जिसमें ये ऑपरेटर जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ऑपरेटर जो प्रेजेंट होता है प्रेजेंट विद इन द प्रमोटर रीजन, और ये बाइंडिंग साइट होता है रिप्रेसर के लिए। तो यहाँ इस ऑपरेटर रीजन पे बाइंड करता है रिप्रेसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर जीन। तो स्ट्रक्चर जीन जो हमें देखने को मिलती है इनमें एक्सप्रेशन जो है वो जीन अपना शो करती हैं
हुज एक्सप्रेशन आर रेगुलेटेड आर द स्ट्रक्चर जीन, जिनका एक्सप्रेशन जो है वो रेगुलेट होता है उन्हें कहा जाता है स्ट्रक्चरल जीन। तो फर्स्ट हम बात करते हैं रेगुलेटरी जीन, जिसे हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। और ये रेगुलेटरी जीन दो तरह से रेगुलेशन करती हैं, पॉजिटिव रेगुलेशन एंड नेगेटिव रेगुलेशन। तो पॉजिटिव रेगुलेशन एक्टिवेटर शो करता है और नेगेटिव रेगुलेशन जो है वो रिप्रेसर शो करता है। इन दोनों में हमें इंड्यूसिबल ऑपेरोन देखने को मिलते हैं। इंड्यूसिबल ऑपेरोन जो है वो एक्टिवेटर में भी होता है और रिप्रेसर में भी होता है, एंड रिप्रेसिबल ऑपेरोन भी दोनों में हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट हम बात करते हैं एक्टिवेटर की। तो एक्टिवेटर का जो इंडिविजुअल ऑपेरोन होता है ये एक्टिवेटर सिंथेसाइज इनएक्टिव फॉर्म में, इसमें जो एक्टिवेटर सिंथेसाइज होता है इनएक्टिव फॉर्म में होता है। रिप्रेसिबल ऑपेरोन में एक्टिवेटर सिंथेसाइज होता है वो एक्टिव फॉर्म में सिंथेसाइज होता है। ये जो पॉजिटिव रेगुलेशन है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसमें हम आगे इसे डिस्कस नहीं करेंगे, बट बेसिक आइडिया हमें पता होना चाहिए कि क्या ये होता है, इसलिए हमने यहाँ पर ये डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेगेटिव रेगुलेशन, जो हमारे सिलेबस में है और इसे हम डिटेल में डिस्कस करें। और रिप्रेसर हमें दो तरह से देखने को मिलता है, इंड्यूसिबल ऑपेरोन एंड रिप्रेसिबल ऑपेरोन। इंड्यूसिबल ऑपेरोन में जो रिप्रेसर होता है, जो सिंथेसाइज रिप्रेसर होता है, वो एक्टिव फॉर्म हमें देखने को उसकी मिलती है, जिसका मतलब यह है कि रिप्रेसर जो होता है वो एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। मतलब कि रिप्रेसर जब ऑपरेटर के साथ जुड़ता है तो ये जीन के एक्सप्रेशन को स्विच ऑफ करता है। तो एक्टिव फॉर्म रिप्रेसर की हमें देखने को मिलती है इंड्यूसिबल ऑपेरोन के रिप्रेसर की। एंड रिप्रेसिबल ऑपेरोन में जो रिप्रेसर सिंथेसाइज होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। बेसिकली इसका मतलब है कि जो रिप्रेसर सिंथेसाइज होता है रिप्रेसिबल ऑपेरोन में, ये रिप्रेसर इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ये ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं करता है और जीन के एक्सप्रेशन को रोकता नहीं है। जीन यहाँ पर एक्सप्रेस होती हैं, तो इनएक्टिव फॉर्म का रिप्रेसर सिंथेसाइज होता है रिप्रेसिबल ऑपेरोन में। फर्स्टली हमने देखा कि नेगेटिव रेगुलेशन शो करते हैं रिप्रेशर, और ये हमें दो तरह से देखने को मिलता है, इंड्यूसिबल ऑपेरोन एंड रिप्रेसिबल ऑपेरोन। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो इंड्यूसिबल ऑपेरोन में हम डिस्कस करेंगे लैक ऑपेरोन। इस लैक ऑपेरोन का मतलब है, लैक का मतलब है लैक्टोज। तो लैक ऑपेरोन को हम डिस्कस करेंगे। इसमें हमने देखा कि ये नेगेटिव रेगुलेशन शो करता है और इसमें हम ये इंड्यूसिबल ऑपेरोन का एग्जाम्पल है। रिप्रेसर इसमें जो होता है वो एक्टिव फॉर्म का हमें देखने को मिलता है। लैक्टोज के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये डाइसैकेराइड होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से मिलकर बना होता है, और इसमें बीटा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लैक्टोज जो मिलकर 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, जिसे कहा जाता है लैक्टोज। लैक्टोज जो होता है वो इंड्यूसर होता है, और इसी में हम जो एक्चुअल जो इंड्यूसर फॉर्म होता है उसे कहा जाता है एलोलैक्टोज। तो लैक्टोज से बनाया जाता है एलोलैक्टोज। ये एलोलैक्टोज होता है एक्चुअल इंड्यूसर। ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है, इसमें जो चीज़ों का जो है कैटाबॉलिज्म हमें देखने को मिलता है, टूटना हमें देखने को मिलता है। सेकंड हम बात करते हैं रिप्रेसिबल ऑपेरोन। रिप्रेसिबल ऑपेरोन का एग्जाम्पल है ट्रिप्टोफैन ऑपेरोन, हम डिस्कस करेंगे। ये नेगेटिव रेगुलेशन का एग्जाम्पल है और रिप्रेसिबल ऑपेरोन का ये एग्जाम्पल है। रिप्रेसर इसमें इनएक्टिव फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। ट्रिप्टोफैन की बात करें तो ये एक एरोमेटिक अमीनो एसिड है, कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड है एंड इसेंशियल अमीनो एसिड का ये एग्जाम्पल है। इट एक्ट एज को रिप्रेशर, ये रिप्रेशर की तरह एक्ट करता है, तो इसे कहा जाता है को रिप्रेशर। और ये जो प्रोसेस होती है ये एक एनाबॉलिक ऑपेरोन हमें देखने को मिलता है। यहाँ एनाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं लैक ऑपेरोन। लैक ऑपेरोन, जिस तरह से हमारे पास ये डीएनए प्रेजेंट है, तो डीएनए में जो रेगुलेटरी जीन होती है लैक ऑपेरोन में देखने को मिलती है लैक आई जीन। लैक का मतलब है लैक्टोज, तो लैक्टोज आई जीन हमें देखने को मिलती है। देन प्रमोटर रीजन होता है, और प्रमोटर रीजन में ही हमें नेक्स्ट रीजन देखने को मिलता है, दैट इज ऑपरेटर। तो इस तरह से ओ से हम इसे डिनोट करते हैं। देन इसके बाद स्ट्रक्चर जीन होती है। इन केस ऑफ लैक ऑपेरोन जो स्ट्रक्चर जीन होती है दैट इज लैक जेड जीन, लैक वाई जीन एंड लैक ए जीन हमें देखने को मिलती है। तो तीन तरह की ये स्ट्रक्चर जीन प्रेजेंट होती है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर जीन लैक जेड के बारे में। लैक जेड जीन जो होती है ये सिंथेसाइज करती है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम को, और ये एंजाइम क्या करता है, इसमें हमें दो तरह से फंक्शन देखने को मिलते हैं। तो लैक्टोज जो बनता है, लैक्टोज की फॉर्मेशन होती है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज जब बनते हैं, जुड़ते हैं बाय बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, तो लैक्टोज जो है वो बनता है। और ये लैक्टोज जो होता है इसे फिर फर्दर कन्वर्ट किया जाता है इनटू
एलो लैक्टोज। तो लैक्टोज जो है उसमें बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। जब एलो लैक्टोज बनता है इसमें होता है बीटा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जब हमें देखने को मिलता है उसे कहा जाता है एलो लैक्टोज। तो ये एलो लैक्टोज जो होता है एक्चुअल इंड्यूसर, ये हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले हम देखते हैं ग्लूकोज और लैक्टोज जब लैक्टोज की फॉर्मेशन करते हैं। बीटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है और ये हमारे पास लैक्टोज है। बीटा ग्लूकोज की बात करें जिसमें कि OH जो है वो हमें इस तरह से अबव देखने को मिलता है प्लेन से, तो उसे बीटा ग्रुप कहा जाता है। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है और ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बाद ये दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास ग्लैक्टोज का है। तो ग्लैक्टोज का जो 4th कार्बन होता है उसमें जो OH प्रेजेंट होता है और ग्लूकोज जो है उसका 1st कार्बन उस पर जो OH ग्रुप होता है, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है वाटर यहाँ से रिमूव आउट हो जाता है। तो यहाँ पर वाटर जो है वो निकल जाता है और इनके बीच में हमें जो बॉन्ड देखने को मिल रहा है ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। तो ये बीटा ग्लूकोज हमारे पास है, इसलिए इसके बीटा 1 और 4th कार्बन के बीच में ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है और इससे फॉर्मेशन होती है लैक्टोज की। इसी तरह से ये जो लैक्टोज बन गया है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, अब इस लैक्टोज को चेंज किया जाता है एलो लैक्टोज में। एलो लैक्टोज का मतलब है बीटा 1। बीटा 1 का मतलब है कि ग्लूकोज का जो बीटा ग्लूकोज है उसकी 1st जो कार्बन है यहाँ से जो OH है इसका बॉन्ड होगा अब 6th कार्बन के साथ। तो 6th कार्बन पे जो यहाँ पर ये जो OH होता है इस OH के साथ ये बॉन्ड करता है और यहाँ पर जो वाटर लॉस होता है देन इसके बाद यहाँ पे फॉर्मेशन होती है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इस OH के साथ यहाँ से बॉन्ड होता है और यहाँ से वाटर जो है वो लॉस हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये बीटा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जब बनता है उसे कहा जाता है एलो लैक्टोज। तो इस तरह से एलो लैक्टोज की फॉर्मेशन होती है। सेकेंड हम बात करते हैं रिप्रेसर। तो रिप्रेसर जो होती हैं ये नेगेटिव जीन रेगुलेशन होती हैं और ये प्रोटीन जो सिंथेसाइज होती हैं ये हमें देखने को मिलती है रेगुलेटरी जीन से। तो रेगुलेटरी जीन जो होती हैं ये सिंथेसाइज करती हैं इस रिप्रेसर को। इस तरह से ये रिप्रेसर जो है वो फॉर्म्ड होता है। अब इस रिप्रेसर का जो स्ट्रक्चर होता है इसमें हमें देखने को मिलता है ऑपरेटर बाइंडिंग साइट, जहां से ये ऑपरेटर से फिर बाइंड करता है। इस तरह से ऑपरेटर रीजन होता है, वहां पर ये वाला रीजन जो है वो जाकर बाइंड करता है, तो इसे कहा जाता है ऑपरेटर बाइंडिंग साइट। इसे हम OBS से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट इसमें जो स्ट्रक्चर होता है इसमें हमें इंड्यूसर बाइंडिंग साइट भी देखने को मिलती है। जो ये इंड्यूसर बाइंडिंग साइट होती है यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर जो इंड्यूसर बाइंडिंग साइट होती है इसमें आकर इंड्यूसर भी फिट हो जाता है। इस तरह से इंड्यूसर जो है इस रीजन पे बाइंड कर सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर इसमें हमें 2 रीजन देखने को मिलते हैं। फर्स्टली हम बात करते हैं ये रिप्रेसर वर्क कैसे करता है। ये हमारे पास रेगुलेटरी जीन है, I जो है वो रेगुलेटरी जीन को डिनोट करता है और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है नेगेटिव रेगुलेशन दैट इज रिप्रेसर की फॉर्मेशन। तो यहाँ पर सिंथेसाइज होता है रिप्रेसर। तो रिप्रेसर सिंथेसाइज बाय द रेगुलेटरी जीन और रिप्रेसर का जो स्ट्रक्चर होता है इसमें हमें ऑपरेटर बाइंडिंग साइट भी देखने को मिलती है एंड इंड्यूसर बाइंडिंग साइट भी देखने को मिलती है। अगर ये रिप्रेसर जाकर ऑपरेटर से जुड़ जाता है, ऑपरेटर रीजन पे अगर ये जुड़ गया है तो यहाँ पे RNA पॉलीमरेज को स्पेस नहीं होता है प्रमोटर के पास जुड़ने का, तो यहाँ पर ये RNA पॉलीमरेज नहीं जुड़ता है और अगर RNA पॉलीमरेज नहीं जुड़ेगा तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस रुक जाती है। लेकिन अगर इंड्यूसर है, जो इंड्यूसर होता है, इंड्यूसर हमें देखने को मिलता है लैक्टोज एंड एलो लैक्टोज। तो लैक्टोज से फर्दर जो है वो एलो लैक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये वर्क करता है एज ए इंड्यूसर। अब ये इंड्यूसर अगर इस रिप्रेसर के साथ जुड़ गया है, यहाँ पर इस रिप्रेसर पे इंड्यूसर अगर जुड़ जाता है तो इसे ये यहाँ से रिमूव कर देता है। ऑपरेटर रीजन से ये रिप्रेसर जो है वो हट जाता है, इस तरह से यहाँ से ये हट जाएगा। तो अगर ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो RNA पॉलीमरेज के लिए स्पेस खाली हो जाएगा और RNA पॉलीमरेज जो है वो प्रमोटर रीजन पे जुड़ जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन हमें देखने को मिलेगी। तो ये रिप्रेसर अगर इंड्यूसर के साथ जुड़ जाता है तो इंड्यूसर जो क्या करता है इसे यहाँ से हटा देता है, रिमूव कर देता है। तो इंड्यूसर जो है इस प्रोसेस को फिर करने देता है, तो यहाँ पर जीन एक्सप्रेशन जो है वो हमें देखने को मिलता है। RNA पॉलीमरेज जुड़ जाता है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस जो है वो चलती है। तो ट्रांसक्रिप्शन अगर चलेगी वो इंड्यूसर की वजह से हमें देखने को मिलेगी। लेकिन अगर इंड्यूसर नहीं है, इंड्यूसर अगर लैक्टोज जो है वो नहीं है, तो ये इंड्यूसर अगर यहाँ पे इसे नहीं मिलेगा तो ये रिप्रेसर ही जुड़ा रहेगा और RNA पॉलीमरेज यहाँ इसके साथ नहीं जुड़ पाएगा। इसलिए ये इंड्यूसर जो है वो यहाँ पर इसे स्विच ऑन करने
काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैक वाई जीन की। जो लैक वाई जीन होती है, लैक्टोज वाई जीन होती है, ग्लैक्टोसाइडेज परमीज प्रोटीन इन्हें कहा जाता है, इसकी सिंथेसाइज ये करती हैं। तो एक्ट एज ए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का काम करती है। एक्सप्रेशन ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ई कोलाई, एंड ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो एक्सप्रेस करती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ई कोलाई में एक्सप्रेस करती हैं, एंड हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ लैक्टोज फ्रॉम ए मीडियम इनटू द सेल, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू लैक्टोज जो है मीडियम से सेल के अंदर जाता है। तो ई कोलाई फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास ई कोलाई है, ई कोलाई की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ई कोलाई की प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर हमने इसे मीडियम लैक्टोज मीडियम दिया है तो इस तरह से लैक्टोज जो है इसमें एंटर करता है, लैक्टोज को ये आने देता है। लेकिन अगर थायोलैक्टोज जो है वो भी प्रेजेंट है मीडियम में तो ये थायोलैक्टोज भी एंटर कर जाता है। थायोलैक्टोज का स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर होता है लैक्टोज से ही, लेकिन ये टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जो किल कर देता है ई कोलाई को। तो इस ई कोलाई को किल करने का काम करता है ये थायोलैक्टोज। लैक ए जीन जो होती है, लैक ए जीन सिंथेसाइज करती है थायोग्लैक्टोसाइडेज ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम, और ये ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम जो है ये डिटॉक्सिफाई करता है इस थायोलैक्टोज को, जिसकी वजह से ये टॉक्सिक नहीं रहता है, डिटॉक्सिफाई करता है इस थायोलैक्टोज को, जिसकी वजह से ई कोलाई की जो है वो डेथ फिर नहीं होती है। तो ये काम होता है लैक ए जीन का। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें, ये हमारे पास ई कोलाई है। ई कोलाई में अगर हम लैक्टोज दे रहे हैं, ग्लूकोज अगर प्रेजेंट नहीं है तो ये लैक्टोज जो है वो एंटर करता है सेल के अंदर। अब लैक्टोज जो है वो इंड्यूसर का काम करता है। फर्स्ट हम बात करते हैं लैक आई जीन की, जिसमें रिप्रेसर की फॉर्मेशन होती है। ये एक्टिव फॉर्म का रिप्रेसर होता है, तो रिप्रेसर जो है वो ऑपरेटर के साथ बाइंड कर जाता है और यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाता है। लेकिन लैक्टोज जब एंटर करता है सेल में तो लैक्टोज जो है वो इंड्यूसर है। ये इंड्यूसर जो है जाके इस रिप्रेसर के साथ बाइंड कर जाता है और यहाँ से इसे रिप्रेसर को हटा देता है। रिप्रेसर यहाँ से अगर हट जाता है तो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज जो है वो बाइंड कर जाता है, और आरएनए पॉलीमरेज अगर यहाँ बाइंड कर जाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन जो है वो ऑन हो जाएगी और ये लैक एमआरएनए जो है वो सिंथेसाइज होगा। तो ये अपने एक्सप्रेशन को जो है वो शो करता है। तो जेड जीन भी अपने एक्सप्रेशन को शो करेगी, वाई जीन भी करेगी और ए जीन भी करेगी। तो वाई जीन जो है वो परमेज एंजाइम रिलीज करती है और ये परमेज एंजाइम जो है लैक्टोज को यहाँ से अंदर जाने में हेल्प करता है। जेड जीन जो है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज जो है वो सिंथेसाइज करती है, एंड वाई जीन जो है वो परमेज करती है, एंड ए जीन जो है वो ट्रांसलेज करती है। तो इस तरह से जीन एक्सप्रेशन जो है वो हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर इन केस ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है और लैक्टोज की कंसंट्रेशन कम है, तो लैक्टोज जो है वो अगर प्रेजेंट नहीं है तो ये रिप्रेसर जो है वो जाके ऑपरेटर से जुड़ जाता है, और ऑपरेटर से अगर ये जुड़ जाता है तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जो है वो बाइंड नहीं कर पाता है। आरएनए बाइंड नहीं करेगा अगर प्रोमोटर रीजन से, तो नो जीन सिंथेसाइज, तो यहाँ पे कोई जीन सिंथेसाइज नहीं होगी। तो इस तरह से ये हमें देखने को मिलता है लैक ऑपेरोन। लैक ऑपेरोन में लैक्टोज जो है वो इनिशियल इंड्यूसर होता है एंड एलो लैक्टोज जो है वो एक्चुअल इंड्यूसर हमें देखने को मिलता है। सिंथेटिक इंड्यूसर भी होता है जिसे आर्टिफिशियल इंड्यूसर कहा जाता है, दैट इज आईपीटीजी, आइसोप्रोपाइल थायोग्लैक्टोसाइडेज जो है इसे हम कहते हैं ग्रेटिट्यूशियस इंड्यूसर इसे कहा जाता है। ये आर्टिफिशियल सिंथेसाइज इंड्यूसर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिप्रेसिबल ऑपेरोन, जिसका एग्जाम्पल है ट्रिप्टोफैन ऑपेरोन। तो ट्रिप्टोफैन की अगर हम बात करें तो ट्रिप्टोफैन हमें नेगेटिव रेगुलेशन में देखने को मिलता है। रिप्रेसिबल ऑपेरोन का ये एग्जाम्पल है। एनाबॉलिक ऑपेरोन ये इसे कहा जाता है क्योंकि यहाँ एनाबॉलिज्म होता है, एंड रिप्रेसर इसमें जो होता है वो इनएक्टिव होता है। इसमें को रिप्रेशन कहा जाता है, को रिप्रेशर कहा जाता है ट्रिप्टोफैन को। और यहाँ जो स्ट्रक्चर जीन होती है 5 स्ट्रक्चर जीन प्रेजेंट होती है, EDCBA, इस तरह से 5 हमें स्ट्रक्चर जीन देखने को मिलती हैं एंड ये सिंथेसाइज करती हैं ट्रिप्टोफैन mRNA और इसे कॉरिस्मेट एंजाइम जो है वो प्रमोट करता है। देन सिंथेसिस ऑफ ट्रिप्टोफैन हमें देखने को मिलता है। तो फर्स्टली हम देखते हैं ये किस तरह से वर्क करता है। ये हमारे पास ट्रिप्टोफैन अगर प्रेजेंट नहीं है, अगर हम ट्रिप्टोफैन इसमें नहीं देते हैं तो इसका मतलब है सिस्टम जो है वो ऑन रहेगा। तो रिप्रेसिबल ऑपेरोन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि अगर हम इसमें बाहर से ट्रिप्टोफैन इसे नहीं देते हैं तो ये सिस्टम ऑन रहता है, और अगर हम बाहर से इसमें ट्रिप्टोफैन देते हैं
को रिप्रेशर इसमें देते हैं तो सिस्टम जो है वो ऑफ हो जाता है। फर्स्टली हम देखते हैं इस यहाँ पर हमें देखने को मिलती है ट्रिप्टोफैन आई जीन, जिसे रेगुलेटरी जीन कहा जाता है। ये रेगुलेटरी जीन जो है रिप्रेशर को यहाँ पर नेगेटिव रेगुलेशन जो है ये शो करती है और सिंथेसाइज करती है रिप्रेशर को। रिप्रेशर यहाँ पे इनएक्टिव होता है, मतलब कि अगर ये यहाँ पर जाकर ऑपरेटर से नहीं जुड़ता है ट्रिप्टोफैन ऑपेरोन की अगर हम बात करें तो इस तरह से इसमें हमारे पास डीएनए है और यहाँ पर जो रेगुलेटरी जीन है ट्रिप्टोफैन आई हमें देखने को मिलती है। देन इसमें प्रमोटर रीजन होता है, ऑपरेटर रीजन होता है एंड स्ट्रक्चर जीन प्रेजेंट होती है। ई, डी, सी, बी और ए हमें यहाँ पर देखने को मिलती है स्ट्रक्चर जीन, और ये स्ट्रक्चर जीन अपने आप को शो करती हैं जैसे ही ट्रिप्टोफैन आई जो है रेगुलेटरी जीन जो है वो सिंथेसाइज करता है रिप्रेशर को। रिप्रेशर जो होता है वो इनएक्टिव होता है। ये रिप्रेशर जो है ऑपरेटर के साथ अगर बाइंड नहीं करता है तो यहाँ पर सिस्टम जो है वो डीएनए जो है वो शो करता है, मतलब यहाँ पर जो हमें ट्रिप्टोफैन आरएनए देखने को मिलता है, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज जो है यहाँ पर बाइंड कर सकता है और अगर ये बाइंड करता है तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो रही है, तो यहाँ पर ट्रिप्टोफैन एमआरएनए की फॉर्मेशन होती है। क्रिसोमेट्स एंजाइम फॉर्म्ड होता है जो कि फर्दर जो है ट्रिप्टोफैन को बनाने में हेल्प करता है। तो इस तरह से ट्रिप्टोफैन यहाँ पे सिंथेसाइज होता है। लेकिन अगर हम बात करें ट्रिप्टोफैन आई की, यहाँ पर रेगुलेटर जीन जो इनएक्टिव रेगुलेटर जीन है उन्हें एक्टिव किया जा रहा है अगर हम बाहर से ट्रिप्टोफैन इसे दे रहे हैं, मतलब कि को रिप्रेशर अगर हम दे रहे हैं तो ये को रिप्रेशर जो है यहाँ रिप्रेशर के साथ जुड़ जाता है और इस इनएक्टिव रिप्रेशर को ये एक्टिव कर देता है। जैसे ही ये एक्टिव होता है तो ये जाकर ऑपरेटर से जुड़ जाता है, और अगर ये ऑपरेटर से जुड़ जाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ इसके साथ बाइंड नहीं कर पाएगा और ये जीन जो अपने एक्सप्रेशन को शो नहीं कर पाएंगी। तो बाहर से जब हम ट्रिप्टोफैन इसे देते हैं, को रिप्रेशर इसे देते हैं, तभी ये हमें एक्सप्रेशन जो है इसका नहीं देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम इसे रिप्रेशर बाहर से ट्रिप्टोफैन नहीं दे रहे हैं तो इसमें हमें एक्सप्रेशन जो है वो देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये ट्रिप्टोफैन ऑपेरोन हमें देखने को मिलता है। सो दिस इज अबाउट जीन रेगुलेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट जीन रेगुलेशन। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डीएनए डैमेज एंड डीएनए रिपेयर। तो डीएनए में जो डैमेज होता है ड्यू टू मिसमैच बेस पेयरिंग, तो बेस पेयरिंग में मिसमैच हो उसकी वजह से हो सकता है, या डिफेक्टिव बेस अगर जुड़ जाते हैं उसकी वजह से भी देखने को मिलता है, और उसे ठीक किया जाता है बाय डीएनए ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम की हेल्प से। डिफेक्टिव न्यूक्लियोटाइड की वजह से भी डीएनए में डैमेज होता है और उसे ठीक किया जाता है एबीसी एक्सी न्यूक्लियस की हेल्प से। नेक्स्ट इज डबल स्टैंडर्ड ब्रेक। अगर डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है उसमें ही ब्रेक आ जाता है, मतलब वो टूट जाता है, इस तरह से उसमें ब्रेक आ जाता है, तो उसे भी कहा जाता है डीएनए डैमेज। फॉर्मेशन ऑफ डाइमर एंड क्रॉस लिंकिंग। अगर डाइमर की फॉर्मेशन हो जाती है डीएनए में, इस तरह से थाइमिन का डाइमर बन जाता है, या थाइमिन साइटोसिन क्रॉस लिंकेज हो जाती है, उसकी वजह से भी डीएनए में डैमेज देखने को मिलता है। ये रीजन होते हैं डीएनए डैमेज के। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजंस। ये डीएनए में जो डैमेज हुआ है उसके कारण क्या है, किस वजह से मिसमैचिंग हुई है, डिफेक्टिव बेस किस वजह से आए हैं, दैट इज यूवी रेडिएशन की वजह से हो सकता है। तो यूवी रेडिएशन होती है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, इनकी वजह से हो सकता है, या आयनाइजिंग रेडिएशन की वजह से भी हो सकता है। तो आयनाइजिंग रेडिएशन होती हैं जैसे एक्स रेज, गामा रेज जो होती हैं वो आयनाइजिंग रेडिएशन होती है, तो उनकी वजह से ये हो सकता है। अल्काइलेटिंग एजेंट या डिमिनिशिंग एजेंट की वजह से भी हमें देखने को मिलता है, या बेस एनालॉग हमने डिस्कस किया ऑलरेडी, उनकी वजह से हो सकता है, या केमिकल म्यूटाजेंस जैसे कि अल्फा टॉक्सिन होते हैं। इन सभी रीजंस की वजह से डीएनए में डैमेज हमें देखने को मिलता है। अगर डीएनए में डैमेज हुआ है तो उसे रिपेयर करना पड़ता है। तो डीएनए रिपेयर हमें वेरियस टाइप को देखने को मिलती है। डायरेक्ट रिपेयर किया जाता है बाय फोटो रीएक्टिवेशन की हेल्प से, इसे हम डायरेक्ट रिपेयर डीआर से डिनोट करते हैं। सेकंड इज द बेस एक्सीजन रिपेयर। इसमें बेसिस को अगर हम वहां से हटा देते हैं, बेस एक्सीजन कर देते हैं, उसे कहा जाता है बीएआर, बेस एक्सीजन रिपेयर। थर्ड इज न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर। इसमें न्यूक्लियोटाइड को अगर रिमूव कर दिया जाता है, एनईआर से इसे डिनोट करते हैं। नेक्स्ट इज द मिसमैच रिपेयर। तो मिसमैच अगर हुआ है उसे भी रिपेयर किया जाता है।
नेक्स्ट इज द डबल स्टैंड ब्रेक रिपेयर। तो डीएनए का डबल स्टैंड जो है वो ब्रेक हो गया है, उसे भी रिपेयर किया जाता है। तो इस तरह से डीएनए के डैमेज को हम रिपेयर कर सकते हैं। और जो रिपेयर हम करते हैं उसमें जो मोड ऑफ एक्शन हमें देखने को मिलता है, सबसे पहले रिकॉग्नाइजेशन होती है। मतलब कि पहले रिकॉग्नाइज किया जाता है कि कौन सा यहाँ पर डैमेज हुआ है, डायरेक्ट रिपेयर हम उसे करेंगे, या फिर उसमें न्यूक्लियोटाइड में डिफेक्ट है, या मिसमैचिंग हुई है, या डबल स्टैंडर्ड ब्रेक हुआ है, वो सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया जाता है। देन उसके बाद रिमूवल किया जाता है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। अगर न्यूक्लियोटाइड में है तो रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड किया जाएगा, बेस में है तो बेस को यहाँ से रिमूव किया जाएगा। इस तरह से सेकंड स्टेप किया जाता है। एंड थर्ड स्टेप जो है वो डीएनए पॉल करता है, मतलब कि गैप फिलिंग का काम करता है डीएनए पॉलीमरेज। देन उसके बाद फोर्थ स्टेप होता है लाइगेशन। तो निक ज्वाइनिंग जो करता है दैट इज डीएनए लाइगेज करता है। तो ये स्टेप जो है वो हमें सभी में ही सेम देखने को मिलते हैं, इसी तरह से ये स्टेप होते हैं। तो अब वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रूफ रीडिंग क्या होता है और डीएनए रिपेयर क्या होता है। प्रूफ रीडिंग का काम भी डीएनए को रिपेयर करने का ही होता है, लेकिन ये प्रूफ रीडिंग की जाती है ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। जब रेप्लिकेशन की प्रोसेस हो रही थी, न्यू न्यूक्लियोटाइड जो ऐड हो रहे थे उन्हें भी चेक किया जाता है कि क्या न्यूक्लियोटाइड सही से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं। तो उस टाइम जो की जाती है उसे प्रूफ रीडिंग कहा जाता है। लेकिन आफ्टर रेप्लिकेशन, तो रेप्लिकेशन के बाद भी जो डीएनए में अगर डैमेज है उसे चेक किया जाता है बाय डीएनए रिपेयर। तो प्रूफ रीडिंग की जाती है ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एंड डीएनए रिपेयर किया जाता है आफ्टर रेप्लिकेशन। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डायरेक्ट रिपेयर। अगर डीएनए में डैमेज हुआ है उसे हम डायरेक्ट भी रिपेयर कर सकते हैं। ये यूवी रेज मेडिएटेड फोटो रिएक्टिवेशंस होती है। तो डायरेक्ट रिपेयर किया जाता है डाइमर फॉर्मेशन की। अगर डाइमर की फॉर्मेशन हुई है तो उसे डायरेक्ट रिपेयर किया जा सकता है। डाइमर बनता है इस तरह से, थाइमिन अगर थाइमिन के साथ ही बॉन्ड कर लेता है तो डाइमर की फॉर्मेशन होती है। तो थाइमिन थाइमिन डाइमर जो बनता है वो फॉर एग्जाम्पल है डाइमर फॉर्मेशन का। तो इसमें हम इस डाइमर को रिमूव करते हैं बाय द एंजाइम। ये एंजाइम इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट यहाँ से पूछा जाता है कि किसके लिए यूज़ किया जाता है। तो डीएनए फोटोलाइएज एंजाइम जो होता है ई कोलाई में ये प्रेजेंट होता है और ये हेल्प करता है इस डाइमर को रिमूव करने से। तो इस तरह से जो ये डाइमर जुड़े होते हैं, दो थाइमिन अगर जुड़े होते हैं, इन्हें अगर हमने तोड़ना होता है या अलग करना होता है, इसके मोनोमर की फॉर्मेशन करनी होती है, तो एंजाइम यूज़ किया जाता है डीएनए फोटोलाइएज एंजाइम। और ये यूज़ होता है इन दी प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज। तो यूवी रेज मेडिएटेड ये फोटो रिएक्टिवेशंस हैं, यूवी रेज की प्रेजेंस में किया जाता है। तो यूवी रेज अगर इसे मिलती है 300 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट ये एब्जॉर्ब करता है और ये मोनोमर में इसे तोड़ देता है। तो लाइट डिपेंडेंट रिपेयर ये होती है, इसमें जो है यूवी रेज की हेल्प से ही ये किया जाता है। इसे फोटो रिएक्टिवेशन भी कहा जाता है। सेकेंड हम बात करते हैं O6 मिथाइल ग्वानिन मिसपेयरिंग। अगर ग्वानिन की मिसपेयरिंग हुई है, इसे हम ड्यू टू अल्काइलेटिंग एजेंट्स की वजह से देखते हैं। ये अल्काइलेटिंग एजेंट की वजह से ये मिसपेयरिंग होती है। जो O6 मिथाइल ग्वानिन है ये पेयर करता है साइटोसिन के साथ, लेकिन अगर ये साइटोसिन के साथ पेयर ना करे, मिस पेयर कर ले, एडेनिन के साथ ये पेयर कर लेता है, तो उसे कहा जाता है मिस पेयरिंग। अब अगर हमें इसे रिमूव करना हो तो हमें ज़रूरत होती है एंजाइम की। तो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ही ये एंजाइम एक्टिवेट होता है, दैट इज O6 मिथाइल ग्वानोसिन डीएनए मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम। तो ये डीएनए मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम जो है प्रेजेंस ऑफ और लाइट जो है ये एक्ट करता है और रिमूव कर देता है मिथाइल ग्रुप को। तो मिथाइल ग्रुप जो है यहाँ से रिमूव हो जाता है और ग्वानिन जो है वो पेयर करता है फिर साइटोसिन के साथ रेदर देन एडेनिन। फिर ये एडेनिन के साथ पेयरिंग नहीं करेगा, ग्वानिन के साथ पेयरिंग करता है। ड्यू टू दिस एंजाइम ये हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम डायरेक्ट भी डीएनए के रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन इसमें यूवी रेज की ज़रूरत होती है। इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज ही ये एंजाइम एक्ट करते हैं। सेकेंड रिपेयर है बेस एक्सीजन रिपेयर, जिसे BER से डिनोट किया जाता है। अगर बेस में डिफेक्ट आ जाता है, जैसे नाइट्रोजन बेस होते हैं उनमें अगर डिफेक्ट आ जाता है, उसके लिए किया जाता है। और ये डिफेक्ट भी हमें देखने को मिलता है ड्यू टू अल्काइलेटिंग एजेंट की वजह से हो सकता है, या डिमिनेटिंग एजेंट की वजह से हो सकता है, या बेस मॉडिफायर्स की वजह से ये डिफेक्ट हमें देखने को मिलता है। इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज 2 यूज होता है और इन केस ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज बीटा हमें देखने को मिलता है। तो डिफेक्टिव बेस रिकॉग्नाइज किए जाते हैं सबसे पहले बाय डीएनए ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम। तो ये डीएनए ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम जो है
डिफेक्ट जिस बेस में होता है उसे रिकॉग्नाइज करता है। डू नॉट क्लीवेज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ये इस तरह से फॉस्फोडाइएस्टर, यहाँ जो डीएनए का सीक्वेंस है इस तरह से न्यूक्लियोटाइड इस सीक्वेंस पे लगे हैं, ये न्यूक्लियोटाइड है। तो ये न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है, यहाँ हमें देखने को मिलता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो इस फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ये क्लीवेज नहीं करता है। जो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है इस न्यूक्लियोटाइड का, यहाँ एडेनिन अगर जुड़ा है या थाइमिन यहाँ जुड़ा है, ये जो बॉन्ड होते हैं इन्हें ब्रेक करता है। तो इस तरह से जो ये बेसिस जुड़े होती हैं इनमें जो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है उसे ये तोड़ने का काम करता है। ये क्रिएट कर देता है फिर एपी साइट। तो यहाँ पे एपी साइट जो है वो क्रिएट हो जाती है। एपी साइट इसे कहा जाता है। तो एपी साइट जो है वो क्रिएट होती है जब एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है। और ए प्यूरिन साइट इसे कहा जाता है एंड ए पैरामिडिन साइट कहा जाता है एपी साइट को। तो इस तरह से एपी साइट हुआ, ए प्यूरिन साइट और ए पैरामिडिन साइट। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। एपी साइट इज फिल्ड विद एपी एंडोन्यूक्लियोज। और एपी साइट, जब ये गैप यहाँ पे देखने को मिलता है, इस एपी साइट को फिल किया जाता है बाय एपी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से अलोंग विद डीएनए पॉलीमरेज 2 इन प्रोकैरियोट। तो डीएनए पॉलीमरेज 2 जो है फिर ऐड करता है न्यूक्लियोटाइड को, एंड डीएनए पॉलीमरेज बीटा इन केस ऑफ यूकैरियोट जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है और इस एपी साइट को फिल करता है। तो इस तरह से ये रिपेयर जो है वो किया जाता है। थर्ड हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर। न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर मतलब कि अगर न्यूक्लियोटाइड में जो है वो गलत न्यूक्लियोटाइड जो है वो जुड़े हैं, वेरी सिमिलर टू बीईआर ही देखने को मिलता है, बट इसमें क्लीवेज ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्लीवेज होता है ऑन द आइदर साइड ऑफ बेस ऑफ सेम स्ट्रैंड। इस तरह से न्यूक्लियोटाइड जो है वो जुड़े होते हैं। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड अगर गलत जुड़ गया है तो यहाँ पे इसमें कट लगता है इस तरह से, यहाँ से एक्सी न्यूक्लियस इसका किया जाता है, इसे यहाँ से निकाला जाता है। तो यहाँ से इसे निकालने के लिए जो यूज़ किए जाते हैं दैट इज़ यूवीआर सिस्टम इन ई कोलाई। ये यूवी रेज नहीं है, दैट इज़ यूवीआर सिस्टम है ये, और इसका यूज़ किया जाता है ई कोलाई में। ये प्रेजेंट होता है जो ABC एक्सी न्यूक्लियस सिस्टम भी से कहा जाता है। और ये ऑपरेट किया जाता है इन केस ऑफ अल्टर न्यूक्लियोटाइड या फिर थाइमिन डाइमर होता है तब भी हम इसी का यूज़ करते हैं। तो यूवीआर ए की बात करें तो ये रिकॉग्नाइज करता है सबसे पहले डैमेज को। तो सबसे पहले डैमेज को जो चेक करता है दैट इज़ यूवीआर ए। देन यूवीआर BC जो होता है, BC डाइमर फॉर्मेशन होती है, ये यूवीआर BC डाइमर इसे कहा जाता है, और ये क्लीवेज करता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो इस तरह से न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड होता है उसे कहा जाता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, तो उसे ये ब्रेक करने का काम करता है। देन यूवीआर जो D होता है ये हेलिकेज 2 की तरह एक्ट करता है। हेलिकेज 2 इसे कहा जाता है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उन्हें ब्रेक करता है और अनवाइंडिंग कर देता है डीएनए की। देन इसके बाद गैप फिलिंग की जाती है डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से। तो डीएनए पॉलीमरेज 4 जो होता है और डीएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है वो इस गैप फिलिंग में रोल प्ले करता है, डीएनए पॉलीमरेज 1 एंड डीएनए पॉलीमरेज 4। देन इसके बाद निक ज्वाइनिंग होती है जो डीएनए लाइगेज जो है वो करता है। तो इस तरह से न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन जो है वो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डाइमर की फॉर्मेशन देखें, डाइमर अगर फॉर्म हो गया है, ये थाइमिन डाइमर की फॉर्मेशन हुई है, तो सबसे पहले यूवीआर ए जो है वो बाइंड करता है इस डाइमर के साथ और स्कैन करता है। इस तरह से यहाँ डाइमर इसके साथ बाइंड हो गया है और स्कैन कर रहा है इस डैमेज को। तो यूवीआर ए का काम होता है स्कैन करना डीएनए को कि यहाँ पर डैमेज हुआ है। देन इसके बाद यूवीआर BC एंटर करता है और ये रिमूव कर देता है यूवीआर ए को, और यहाँ पर B और C जो है वो ज्वाइन हो जाते हैं इस थाइमर के ऊपर, इस डाइमर के ऊपर। तो BC जब डाइमर फॉर्मेशन हो जाती है ये क्लीवेज कर देता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो यहाँ से जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है ये यहाँ से टूट जाता है, तो क्लीवेज ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हो जाती है। देन इसके बाद एंजाइम दैट इज़ द यूवीआर D, और ये हेलिकेज 2 होता है, ये कट करता है हाइड्रोजन बॉन्ड। जो हाइड्रोजन बॉन्ड इस न्यूक्लियोटाइड में होंगे उन्हें ये कट कर देता है। देन डीएनए पॉलीमरेज 1 एंटर करता है, उसकी गैप फिलिंग करता है, एंड डीएनए लाइगेज जो है वो निक ज्वाइनिंग करता है, और जो है इस तरह से इस रिपेयर को किया जाता है। तो इस तरह से न्यूक्लियोटाइड में अगर डैमेज हो या फिर थाइमिन डाइमर की भी अगर डैमेज होता है उसे इस यूवीआर से इन ई कोलाई में, तो इस यूवीआर से इसे ठीक किया जाता है। नेक्स्ट फोर्थ हम डिस्कस करते हैं मिसमैच रिपेयर है। और अगर मिसमैच रिपेयर नहीं होता है, मिसमैच अगर किसी की डीएनए में देखने को मिलता है तो ये हेरिडिटी क्लोन ट्यूमर की फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से इसे क्लोन कैंसर भी कहा जाता है, या एनल कैंसर जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो ड्यू टू मिसमैच पेयर की वजह से हमें ये देखने को मिलता है। और इसे रिपेयर करने के लिए इन ई कोलाई MMR मीडिएटेड
म्यूट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ये म्यूट प्रोटीन जो है इस कॉम्प्लेक्स को ठीक करती हैं। इस तरह से फॉर एग्जांपल मिस पेयरिंग का मतलब है ये एडेनिन जो है ग्वानिन के साथ जो है वो पेयरिंग कर लेता है। ऐसे तो ये थाइमिन के साथ पेयर करता है, लेकिन थाइमिन के साथ पेयर ना करके ग्वानिन के साथ पेयर कर लेता है। तो इस तरह से डिस्टॉर्शन इसमें हमें देखने को मिलती है। तो ये डिस्टॉर्शन जो है वो फॉर्म होती है और इस कॉम्प्लेक्स को ठीक करने के लिए म्यूट एस जीन होती है। ये स्कैन करती है डीएनए को एंड रिकॉग्नाइज करती है डिस्टॉर्शन कहाँ पे हुआ है एंड रिक्रूट करती है म्यूट एच को एंड म्यूट एल को कि आगे की फर्दर प्रोसेसिंग्स को करो। म्यूट एल का जो फंक्शन है वो अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन जो म्यूट एच होती है वो क्लीवेज करती है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को फ्रॉम अनमिथाइलेटेड स्ट्रैंड। जो अनमिथाइलेटेड स्ट्रैंड है उस वहाँ पर ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को क्लीवेज करती है एंड डीएनए पॉलीमरेज फर्दर फिर आगे डीएनए पॉलीमरेज जो है वो न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है, देन डीएनए लाइगेज जो है वो निक ज्वाइनिंग करता है। तो इस तरह से ये रिपेयर जो है वो किया जाता है। ये मिसमैच अगर जो है आफ्टर रेप्लिकेशन हमें देखने को मिलता है तब ये रिपेयर जो है इस तरह से किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए है और ए के साथ जी ज्वाइन कर जाता है, तो इस तरह से डिस्टॉर्शन हमें देखने को मिलती है। देन इसके बाद एंजाइम होता है, डैम एंजाइम इसे कहा जाता है, डीएनए एडेनाइन मिथाइलेज। ये एंजाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हेल्प करता है टू फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सा पेरेंट स्टैंड है, क्योंकि हमें पेरेंट स्टैंड और डॉटर स्टैंड का पता होना चाहिए कौन सा पेरेंट स्टैंड है। हमें जो करेक्शन करनी होती है वो डॉटर स्टैंड में करनी होती है। तो अगर ये पता लग जाए कि कौन सा पेरेंट स्टैंड है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है दिस डीएएम, डीएनए एडेनाइन मिथाइलेज एंजाइम। ये ऐड करता है मिथाइल ग्रुप एट द एडेनिन। तो एडेनिन में ये मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है और जिस ग्रुप में ऐड करता है दैट इज ATGC। ये सीक्वेंस हमें देखने को मिलता है और इस ATGC सीक्वेंस में अगर ये मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है मतलब कि वो पेरेंट स्टैंड होगा। तो इस तरह से एडेनिन के ऊपर ये मिथाइल ग्रुप ऐड कर देगा और ये सिग्नल होगा कि ये पेरेंट स्टैंड है। तो अब जो हमें करेक्शन करनी है वो हमें डॉटर स्टैंड में करनी है जिसमें डिस्टॉर्शन। तो सबसे पहले ये काम होता है डिस्टॉर्शन को चेक करना कि किस में डिस्टॉर्शन है, क्योंकि ए और जी सीक्वेंस है। हम तो जी जो है अगर सी से पेयरिंग करता है तो वो करेक्ट हो जाएगा, अगर ए टी से पेयरिंग करेगा वो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें डिस्टॉर्शन जो है वो जी में हुई है, जी यहाँ पे गलत जुड़ा है ना कि ए यहाँ पे गलत जुड़ा है। तो सबसे पहले ये चेक करना होता है कि कौन सा डॉटर स्टैंड है कौन सा पेरेंट स्टैंड है, देन हम इस मिस पेयरिंग को ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट इज द डबल स्टैंड ब्रेक रिपेयर। अगर डबल स्टैंड जो है वो ब्रेक हो गया, यहाँ से डबल स्टैंड जो है वो ब्रेक हो गया, डबल स्टैंड में अगर ब्रेक आ गया है तो उसे ठीक किया जाता है बाय Q70 Q80 हिट्रोडाइमर जो होते हैं ये इसे करेक्ट करते हैं। इस तरह से ये हिट्रोडाइमर जो है वो जुड़ जाते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए को और जहाँ पे वो ब्रेक हुआ है उसे रिकॉग्नाइज करते हैं और बाइंड कर देते हैं विद इन, और इसे बाइंड करने में हेल्प करते हैं। तो इसके लिए जो प्रोटीन चाहिए होता है दैट इज ऑल डीएनए पीके इसे कहा जाता है, दैट इज डीएनए डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज एंजाइम। ये है प्रोटीन काइनेज इसे कहा जाता है, पीके फॉर प्रोटीन काइनेज। तो डीएनए डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज एंजाइम ये होता है मेक द स्टैंड कंपैटिबल फॉर द लाइगेशन। तो ये स्टैंड को कंपैटिबल करता है लाइगेशन जुड़ने के लिए। फिर यहाँ पे डीएनए लाइगेज 4 आता है और इसकी लाइगेशन हो जाती है और इस तरह से ये स्टैंड फिर जुड़ जाता है। तो डबल स्टैंडर्ड ब्रेक को इस तरह से Q70 और Q80 जो है वो रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसे HGP कहा जाता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर होते हैं, दैट इज 6.6 बिलियन बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। एंड जीनोम की बात करें ये हैप्लॉइड होता है, तो इसका हैप्लॉइड हुआ दैट इज 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर देखने को मिलते हैं। तो ह्यूमन जीनोम जो प्रोजेक्ट होता है, जीनोम की सीक्वेंसिंग क्यों की जाती है, ताकि हम जीन को फाइंड आउट कर सकें, जीन और न्यूक्लियोटाइड को फाइंड आउट कर सकें, नॉन फंक्शनल जीन, जीन बिहेवियर, जीन के फंक्शंस क्या हैं, रिपीटिव सीक्वेंस क्या है, लार्जेस्ट जीन, मैक्सिमम जीन, मिनिमम जीन, ये सभी हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। तो इसका जो गोल था 25,000 to 3,000 जीन जो हैं वो सीक्वेंसिंग में हमें देखने को मिलती हैं। ह्यूमन की बात करें तो 24 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। 24 क्रोमोसोम का मतलब है 46 क्रोमोसोम होते हैं, 44 ऑटोसोम होते हैं एंड X एंड Y क्रोमोसोम होते हैं। तो 44 के ऑटोसोम हुआ पेयरिंग में 22 एंड X एंड Y 1 एंड 1, तो टोटल हुआ 24 क्रोमोसोम। तो इन 24 क्रोमोसोम की सीक्वेंसिंग किस तरह से होती है वो चेक करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो दिया गया था। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, मेगा प्रोजेक्ट था। इसमें 13 साल लगे थे इस प्रोजेक्ट के लिए। इसे स्टार्ट किया गया था 1900 में और एंड होना था इसे 2003 में। लेकिन ये एक्चुअली
ख़त्म जो होता है वो 2006 में हो जाता है, 3 साल डिले होता है बिकॉज ऑफ द क्रोमोसोम 1। जब ये चेक कर रहे थे क्रोमोसोम को तो इन्होंने क्रोमोसोम सबसे पहले वाई को चेक किया, तो वाई पे सबसे कम जीन हमें देखने को मिलती हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीन्स इज प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम, दैट इज 231 जीन जो है वो वाई क्रोमोसोम पर रिप्रेजेंट होती है। पर जैसे लास्ट में ये क्रोमोसोम नंबर 1 को चेक करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट होती हैं वो क्रोमोसोम नंबर 1 पे प्रेजेंट होती हैं, दैट इज 2968 जीन प्रेजेंट होती हैं क्रोमोसोम नंबर 1 पे। इसलिए जो है यहाँ इनका काम 2003 में ख़त्म ना होकर 2006, इतने 3 साल इन्हें ज़्यादा लगे थे क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन जो प्रेजेंट थी वो क्रोमोसोम नंबर 1 पे थी और लास्ट में इन्होंने क्रोमोसोम नंबर 1 को इन्होंने चेक किया था, तो इसमें इनको बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। लार्जेस्ट जीन की बात करें दैट इज डिस्ट्रोफिन, एक्स लिंक्ड जीन होती है और दैट इज 2.4 मिलियन बेस पेयर इस पे प्रेजेंट होते हैं। और कॉस्ट की बात करें कि कितना इसमें एस्टिमेटेड कॉस्ट आई थी, एक बेस पेयर के लिए आई थी $3 की। पेयर जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, तो दैट इज 9.9 बिलियन $, की कॉस्ट जो है वो आई थी पूरा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए। और ये प्रोजेक्ट जो है वो कोऑर्डिनेट किया गया था बाय NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के द्वारा, US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के द्वारा एंड वेलकम ट्रस्ट ऑफ UK के द्वारा इसको कोऑर्डिनेट किया गया था। नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म को भी इन्होंने सीक्वेंसिंग की थी, ई कोलाई की थी, ड्रोसोफिला की थी, ईस्ट की थी, प्लांट में राइस एरबटॉप्सिस की थी, सी एलिगेंस की थी, सिनोहेपेटाइटिस एलिगेंस जिसे कहा जाता है फ्री लिविंग निमेटोड है। ये फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था RNAi मतलब RNA इंटरफेरेंस इसे कहा जाता है। तो RNA इंटरफेरेंस की फर्स्ट टाइम डिस्कवरी की गई थी सी एलिगेंस में और इसे जीन साइलेंसिंग भी कहा जाता है। तो जीन साइलेंसिंग भी अगर पूछा जाएगा, जीन साइलेंसिंग की डिस्कवरी किसने की है तो किसमें की गई है, दैट इज़ ये भी सी एलिगेंस में ही की गई है। तो जो फाइंडिंग इनको देखने को मिलती है 50% जीन जो होती हैं वो फंक्शनल होती हैं, जिनमें से अप्रॉक्सीमेटली 2% जीन जो होती हैं वही कोड करती हैं, बाकी जो जीन्स होती हैं वो रिपीटिव सीक्वेंसेस इनको देखने को मिलते हैं। लार्ज नंबर ऑफ रिपीटेटिव सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं। मैक्सिमम जीन इन्होंने फाइंड आउट की, मिनिमम जीन फाइंड आउट की, लार्जेस्ट जीन फाइंड आउट की एंड 1.5 बिलियन लोकेशंस जो है होती हैं दैट इज SNPS लोकेशंस होती हैं, जिन्हें कहा जाता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म या SNIPS कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से हमारे पास ये सीक्वेंस है AGTCC, जिसमें कि ये सारे सीक्वेंस बाकी तो सेम हैं, लेकिन बस एक न्यूक्लियोटाइड में अगर चेंज होता है और ये पूरा जो न्यूक्लियोटाइड है इसी में चेंज है, तो AGTCC ये बना, AGACC ये बना, AGGCC, AGCCC। तो इस तरह से एक ही न्यूक्लियोटाइड की वजह से अगर हमें चेंज देखने को मिलता है। ऐसी 1.5 मिलियन लोकेशन ऐसी थी जिनमें SNPs थे, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म था, सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस था, उसे कहा जाता है SNIPS। तो ये हमें देखने को मिलता है। और जो वेक्टर इन्होंने यूज़ किए थे दैट इज़ BAC बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड YAC ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये वेक्टर इन्होंने अपनी फाइंडिंग में यूज़ किए थे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मेथडोलॉजी। तो मेथडोलॉजी में 2 साइंटिस्ट के ग्रुप थे जिन्होंने ये सीक्वेंसिंग की थी। फर्स्ट इज़ ETS जिसे एक्सप्रेस सीक्वेंसिंग टैग कहा जाता है। तो एक साइंटिस्ट ने जो कोडिंग सीक्वेंस थे उन्हीं की इन्होंने सीक्वेंसिंग की थी। सेकंड इज़ द सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कोडिंग सीक्वेंस की भी सीक्वेंसिंग की थी और जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस थी उनकी भी सीक्वेंसिंग की थी। तो इस तरह की अप्रोच को कहा जाता है ब्लाइंड अप्रोच और फॉलोड अप अप्रोच भी इसे ही कहा जाता है। तो अगर हम किसी की भी सीक्वेंसिंग कर रहे हैं तो उसके कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों की अगर हम चेक करेंगे तभी हम पता लगेगा कि वो किस तरह का जीनोम है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ कोडिंग सीक्वेंस को ही चेक करेंगे तो हम पूरी फाइंडिंग जो है वो हमारी सही नहीं हो सकती है। लेकिन जो सीक्वेंस एनोटेशन थी इसमें उन्होंने कोडिंग सीक्वेंस को भी फाइंड आउट किया, नॉन कोडिंग को भी किया, इसलिए इसे ब्लाइंड अप्रोच कहा जाता है या फॉलोड अप्रोच इसे कहा जाता है। एंड द सीक्वेंसर जो यूज़ किया गया था दैट इज़ ऑटोमेटिक DNA सीक्वेंसर और इसे डेवलप किया था सेंगर ने। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये हमारा पूरा यूनिट अब कवर हो चुका है। इसमें हमारी जो टूल्स एंड टेक्निक्स बचती हैं जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।